हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। और मेरा नाम आरती है। आप सभी का स्वागत है मास कम्युनिकेशन वाले चैनल वाले में। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे लगभग 3 दिनों से बारिश चल रही है। बहुत खतरनाक मौसम यहाँ का चल रहा है, जिस वजह से घर बैठ के काम करने की जरूरत हो रही है। तो खैर, ये तो रही एक नॉर्मल बात। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अभी हमें आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में एक एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देती हूँ। मैंने मास्टर्स और बैचलर्स मास कॉम से किया है। और मैंने जो है 3 साल का, मुझे 3 साल से ज्यादा एंकर रिपोर्टर और न्यूज कंटेंट राइटिंग का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने 1 साल कॉलेज में पढ़ाया है। और वर्कशॉप की बात करें तो मैंने रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर भी क्लासेस वगैरह ली हैं और वर्कशॉप्स अटेंड की हैं। एकेडमिक अचीवमेंट की बात करें तो अभी रिसेंट में ही मेरा नेट क्वालिफाइड हुआ है। तो चलिए, बिना इधर उधर की बात करें, फटाफट से क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। अभी तक मैंने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सीरीज में चला दी हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने 51 से 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। फिर मैंने 61 से लेकर 70 के क्वेश्चंस, 70 तक मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आज मैं 71 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग फिल्म इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दियर रिलीज बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट। यानी कि कैसे कैसे किस चीज की शुरुआत हुई। पहले तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन क्या है? जैसे पथेर पंचाली, अपराजिता, चारुलता, अपूर संसार, जल संसार। तो ये जो मूवीज हैं, ये सारी मूवीज किसकी लग रही हैं? ये सारी मूवी सत्यजीत रे की हैं। ठीक है, आप बिल्कुल सही पकड़े, सत्यजीत रे की है। तो अब हमें इसे क्रोनोलॉजी में लगाना है। कैसे लगाएं? तो एक ट्रिक मैं बताती हूँ आपको। ट्रिक 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 क्या है? सबसे पहले तो पांचाली जी होते हैं क्या? क्या हाल मिस्टर पांचाल? वो नाटक सुना है? वो गाना, मतलब जो गाना नाटक आता था। तो पांचाल जी होते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपार जाना है और जीत के आना है। क्या करना है? हमें अपार जाना है और जीत के आना है। कहाँ, किसके पार जाना है? जल से भी पार जाना है, यानी जल सागर से भी हमें पार जाना है। और उस संसार से हमें चारू को लेके आना है। उनकी वाइफ होती है ना चारू, तो वो चारू को लेके आना है। तो इस तरीके से ये ट्रिक बन गई। तो इससे ऑप्शन क्या बैठ गया कि पथेर पंचाली, फिर अपार जीता, फिर जल संचार, फिर अपूर संसार, फिर चारुलता। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही बोला आपने, ऑप्शन नंबर 1। तो अभी हम इसके ईयर्स को जान लेते हैं। भाई ईयर क्या है? ईयर भी तो पता होने चाहिए। तो ईयर है पथेर पंचाली का 1955। ये सारी मूवी सत्यजीत रे की है। अपराजिता 1956 की है। जल संचार 1958 का है, बिल्कुल सही। अपूर संसार 1959 का है। और चारुलता जो है वो 1964 का है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या बन गया? पथेर पंचाली, अपराजिता, जल संचार, अपूर संसार और चारुलता, बिल्कुल सही। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? Which of the following is not true about exhibition which is considered as a public relation tool? वो कह रहा है कि पब्लिक रिलेशन, जो हमने पता है पब्लिक रिलेशन क्या होता है, जिसका काम होता है कोऑर्डिनेट करना, रिलेशनशिप को बिल्डअप करना। तो वो कह रहा है कि जब एग्जीबिशन जैसा प्रोग्राम होता है तो उसमें से कौन सा पार्ट सही नहीं है। तो सबसे पहले वो कह रहा है, द आइटम डिस्प्ले लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन। क्या ये सही है? इज इट ट्रू? थर्ड, सेकंड ऑप्शन, इट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल ऑन अ लार्ज स्केल। इट इज ट्रू। ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्ट कैन बी डेमोस्ट्रेट इन अ रिलैक्स्ड एटमोसफियर। ओके। फोर्थ ऑप्शन की तरफ आओ, इट कैन ट्रिगर ऑफ सेल्स इमीडिएटली। ऑप्शन नंबर ई की तरफ आओ, इट कैन इफेक्ट डिमांड सप्लाई चेन इमीडिएटली। तो क्या लग रहा है आपको इसमें से ऑप्शन? बताओ बताओ क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। अब मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि पब्लिक रिलेशन, एक ऑफिसर का काम, पब्लिक रिलेशन का काम क्या होता है? उसका काम होता है मेंटेन करना रिलेशन वगैरह, ये सब। अब एग्जीबिशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? एग्जीबिशन में। तो वो कह रहा है कि द टर्म डिस्प्ले लीव अ लास्टिंग इम्प्रेशन। तो क्या सबसे लास्ट में इंप्रेशन डिस्प्ले होता है?
बिल्कुल सही, क्योंकि इम्प्रेशन पढ़ना तो बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जीबिशन आप लगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने बुक्स की एग्जीबिशन लगाई, तो एग्जीबिशन से क्या आउटकम आया, क्या इंप्रेशन पड़ा, वो लास्ट में ही देखा जाता है। इज इट राइट? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल ऑन अ लार्ज स्केल। जो पार्टिसिपेशन होता है वो क्या लंबे लोग ज्यादातर स्केल पर फैलता है एग्जीबिशन का? बिल्कुल सही। बुक्स, अगर कोई यहाँ पर एग्जीबिशन लगा है बुक्स की, तो जो पीआर है, अब उस वो पीआर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन जो लोग होंगे उनको इन्वॉल्व करेगा ही करेगा। तो ऑप्शन बी भी हमारा सही है। ऑप्शन सी क्या है? प्रोडक्ट कैन बी डेमोस्ट्रेट इन अ रिलैक्स्ड एटमोसफियर। बिल्कुल, क्योंकि कंफर्टेबल एटमोसफियर तो होना चाहिए ना। हमने वहां पे एक बुक्स का एग्जीबिशन लगाया है, तो अब हम ऐसा तो हो नहीं सकता कि अफरा तफरी मच रही है, लोग इधर से भाग रहे हैं उधर से भाग रहे हैं और हम अपनी ही धुन में लगे हुए हैं, हम बुक सेल कर रहे हैं, ले लो ले लो ले लो ले लो बुक्स ले लो बुक्स ले लो बुक्स ले लो, पढ़ लो भाई ये बुक्स आई है, ये आपकी विल्बर स्क्रैम की बुक है, ये आपकी डैनिस मैकवेल की बुक है, भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, हम ऐसे के चिल्ला रहे हैं वहां पे। तो ऐसा तो माहौल बनेगा नहीं, ऐसा तो काम चलेगा नहीं, है ना। तो क्या है, एक एटमोसफेयर कैसा होना चाहिए? रिलैक्स होना चाहिए। तो इट इज ट्रू और नॉट? इट इज ट्रू, एब्सोल्युटली। तो ये ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इट कैन ट्रिगर ऑफ सेल्स इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब कि जो एग्जीबिशन है उसमें जो भी आपके गोल्स हैं, पब्लिसिटी है, अवेयरनेस है, तो क्या इमिडिएटली आपकी सेल हो जाती है? आपने एक बुक का स्टोर लगाया हुआ है, चार कस्टमर आपके पास आके बात करके चले गए, तो क्या आपकी बुक सेल हो गई? आपने इमिडिएटली बुक सेल कर दी? नहीं। तो क्या होगा? ये हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत, राइट। अब ऑप्शन नंबर ई की तरफ देखो। इट कैन इफेक्ट डिमांड सप्लाई चेन इमीडिएटली। अब डिमांड भी जल्दी आ जा रही, इमीडिएटली सब कुछ हो जा रहा। ऐसा क्या हो सकता है? इज इट्स पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अवेयरनेस आपको मिल सकती है एक एग्जीबिशन से, डिमांड और सप्लाई का जो इफेक्ट है वो लास्टली में देखा जाता है, नॉट ऑफ इमीडिएटली। वो कह रहा है इमीडिएटली, अगर वो कहता इट कैन इफेक्ट डिमांड सप्लाई चेन लास्टली, एंडली, तो तब वो ट्रू होता। लेकिन अभी वो इमिडिएटली की बात कर रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन में भी हमें क्या पूछा हुआ है? ऑप्शन में हमें पूछा हुआ है फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा था ना, नॉट ट्रू की बात कर रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या है? बताओ बताओ बताओ, इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन क्या होगा? डी और ई, यानी कि थर्ड ऑप्शन। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप बिल्कुल सही खेल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ जाने से पहले, किस किस को वाटरगेट स्कैंडल के बारे में पता है? पहले तो वो बताओ, किसको पता है? जिसको नहीं पता वो लाइक नहीं मारेगा, ठीक है, और जिसको पता है वो लाइक मार देगा। ठीक है ना, समझ में आई? तो जिसको पता है भाई वो लाइक मार दो, जिसको नहीं पता वो लाइक मत मारना, ठीक है। और जिसको नहीं पता वो कमेंट जरूर करना कि भाई मुझे नहीं पता है वाटरगेट स्कैंडल होता क्या है। क्योंकि ये क्वेश्चंस आप देखो जून 2025 में आया है। क्या पूछा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने ये पूछा है कि वाटरगेट स्कैंडल में जो फाइव इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी, जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी हुई थी, जो बर्ग लैरी मतलब होता है कि चोरी चकारी, चोरी चकारी जासूसी। तो इस वाली जो जो चीजें हुई हैं वाटरगेट स्कैंडल में, वो खबरें कौन से न्यूज़पेपर की अंदर अपेयर्ड हुई थी? कौन से न्यूज़पेपर के अंदर अपेयर्ड हुई थी, पहले तो मैं ये बता दूं। वो हुई है किसमें किसमें? वॉशिंगटन। जिसको पता है भाई वाटरगेट स्कैंडल क्या है, उनको तो पता होगा कि कौन से न्यूज़पेपर में आई थी। किसमें आई थी? वॉशिंगटन पोस्ट में, बिल्कुल सही, वॉशिंगटन पोस्ट में। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये होता क्या है। सबसे पहले एक कहानी सुनने के लिए कौन कौन रेडी है? सबसे पहले तो ये बताओ, कहानी सुनने के लिए कौन कौन रेडी है? आर यू रेडी गाइज, आर यू रेडी? ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज वाटरगेट स्कैंडल। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं 1972 का दौर। कौन सा दौर? 1972 का दौर। उस समय वॉशिंगटन डीसी में, कहाँ पे? अमेरिका में, अमेरिका में क्या होता है? एक इंसिडेंस होता है, बलगैरी होती है, चोरी होती है।
क्या होती है चोरी, वो ध्यान से आप मेरी स्टोरी सुनना, बिल्कुल स्टोरी सुनो। यहाँ पे जो लिखा है उस पर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब स्टोरी क्या है, बलगेरी चोरी हो जाती है। होता क्या है, वियतनाम और अमेरिका के बीच में वॉर चल रही होती है, जिस वजह से ड्यू टू दिस पॉलिटिकल इशू काफी ज्यादा आ रखे होते हैं, और जो कंडीशन होती है अमेरिका की पॉलिटिकली बहुत अच्छी नहीं होती है। तो उस समय जो वहां के प्रेसिडेंट, यानी कि जो नहीं है, होने वाले प्रेसिडेंट है रिचर्ड निक्सन, वो कहते हैं यार मुझे तो जीतना है, साम दाम दंड भेद जो भी अपनाया जाए, मुझे अपने जो मेरे साथ जो वर्कर काम कर रहे हैं उनसे अपील करनी है ताकि मुझे जिताए, जो कुछ हो सके वो कीजिए। ठीक है। तो अब क्या होते हैं, वो जो नीचे निक्सन के नीचे जो वर्किंग लोग काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं क्रीप। क्या बोलते हैं, क्रीप। क्रीप मतलब हो गया क्रिएशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। तो ये उनकी जो है एक असेंबली होती है, एक तरीके से कह सकते हैं उनके नीचे वाले वर्कर के लोग होते हैं, तो वो होते हैं इसमें। ठीक है। अब वो लोग क्या करते हैं, क्रीप वाले लोग डीएनसी में घुस जाते हैं। डीएनसी क्या हुआ, क्या डांटना नहीं है चाकू से, ये है नहीं। डीएनसी, डी मतलब हो गया डेमोक्रेटिक, एन से हो गया नेशनलिस्ट, और सी से हो गया कमेटी। तो इस कमेटी में घुस जाते हैं। अब यहां कमेटी के अंदर जाते हैं, क्यों घुसते हैं, घुसते इसलिए हैं ताकि जो भी रिकॉर्ड हैं वो प्रेसिडेंट को वहां के मिल सके, और वहां वो गुपचुप तरीके से उनके अंदर जाके फीड कर देते हैं वायर्स वगैरह, ताकि इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट तक मिल जाए। लेकिन होता क्या है कि वो इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को मिल नहीं पा रही होती है प्रॉपर तरीके से। तो वो प्रेसिडेंट अपने नीचे वाले लोगों को कहते हैं कि भाई दोबारा से जाओ, फिर 5 लोग इकट्ठा होते हैं, वो 5 लोगों को वहां पे डीएनसी में भेजते हैं। और वहां जब वो लोग जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर सब कुछ उटपटांग हो चुका है, और वो फंस जाते हैं, क्योंकि वहां के जो लोग हैं उनको भी कुछ गड़बड़ लगती है, और वो 5 लोग पकड़े जाते हैं। वो दिन होता है 17 जून 1972 का। तो उस दिन वो 5 लोग पकड़े जाते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है। ठीक उसके 2 महीने बाद इलेक्शन का समय आ चुका है, और जो प्रेसिडेंट है रिचर्ड निक्सन, वो एक स्पीच देते हैं। स्पीच क्या देते हैं कि मेरा इस वाटरगेट स्कैंडल में कोई भी हाथ नहीं है, आप मेरे को इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और वहां की जो जनता है वो उन पे विश्वास कर लेती है, और बहुत भारी मतों से जीत जाते हैं। अब वो तो जीत गए प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन। अब क्या होता है, इंक्वायरी शुरू होती है, क्योंकि लोग तो जानना चाहेंगे ना कि भाई वो जो डीएनसी में लोग घुसे थे 5, वो किसके कहने पे आए, कौन था बंदा जिसने मतलब उनको भेजा था। वो लोग तो जानना चाहेंगे, जैसे आज हम जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, हम सभी लोग जानना चाहते हैं, उसके फैंस लोग जानना चाहते हैं, सीबीआई से हमेशा डिमांड करते रहते हैं। ठीक वैसे ही वहां पर भी लोग जानना चाहते थे। तो क्या हुआ, सीबीआई बैठी, सीबीआई के बाद एफबीआई आई, तो फोर्स ब्यूरो ऑफ कमीशन, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो दोनों आपस में, उनको सब पता है कि इसमें प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल प्रेशर होने की वजह से वो कोई इंफॉर्मेशन लीक कर नहीं सकते, दे नहीं सकते। तो यहाँ पे 2 जर्नलिस्ट होते हैं, बॉब वुडवर्ड और कार्ल ब्रेनस्टेन। कौन है, ब्रेनस्टेन। ये 2 पर्सन को, ये जर्नलिस्ट होते हैं, ये दोनों को लगता है कि यार दाल में ना कुछ काला है, दाल में क्या है, कुछ काला है। तो कहते हैं कि हम इसकी जड़ तक जाएंगे, हम इसकी तह तक जाएंगे। वो इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर क्या था, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है उन्हीं की, प्रेसिडेंट की कोई टीम में से कोई एक पर्सन होता है थ्रॉट डीप नाम से। वो पर्सन जो है डिटेल्स शेयर करता है, और बताता है कि वहां पर ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, ऐसे ऐसी चीजें हैं, इस तरीके से बताया जाता है। और वो अपना आप को कॉन्फिडेंशियल रखता है पर्सन। ठीक है। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे मुद्दा उठने लगता है, ये कोर्ट के पास चले जाता है। कोर्ट कहते हैं कि कोर्ट में एक फेवर में और एक अगेंस्ट में पर्सन खड़े होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, अब रिचर्ड निक्सन को लगता है कि भाई अब उसकी तो बैंड बजने वाली है। तो वो जो उसके अगेंस्ट में पर्सन खड़ा होता है, कौन, जो कोर्ट के अंदर 2 वकील होते हैं ना, तो वो उस वकील को बोलता है कि इसको ना हटा दो। अब सारे वकीलों को लगता है कि यार जरूर कुछ ना कुछ तो बात है। सारे वकील जो हैं धीरे धीरे रिजाइन करना शुरू कर देते हैं। फिर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ने लगता है, सारी चीजें बढ़ने लगती हैं। तो
अब 1973 का समय आता है। उस टाइम तक इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि कोर्ट कह देता है कि वो टेप, वो रिकॉर्ड हमें दे दीजिए, अगर आप आपके पास है। तो वो क्या करता है निक्सन, उसमें से 3 4 5 रिकॉर्ड, कुछ डिटेल्स दे देता है जिससे वो फंसे ना। अब क्या होता है कि वो डिटेल्स लेने के बाद वहां के लोग कहते हैं कि भाई दाल में कुछ काला है, ये रिकॉर्ड तो आधे अधूरे हैं, पूरे रिकॉर्ड चाहिए। तो फिर से मामला गड़बड़ाता है, लोग पॉलिटिकल स्ट्राइक करते हैं, फिर प्रेशर बनता है निक्सन के ऊपर। फिर निक्सन जो बाकी कुछ ही बचे रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी दे देते हैं। अब जब सारे रिकॉर्ड्स सामने आ जाते हैं तो प्रूफ हो जाता है कि निक्सन इसमें शामिल है। अब निक्सन की खैर नहीं होती, तो 6 अगस्त 1974 में निक्सन पूरी जनता के सामने ये डिक्लेयर कर देते हैं कि वो ये नहीं कहते, वो इनडायरेक्ट बोलते हैं कि उनका कोई ऐसा मतलब प्रॉपर हाथ नहीं था। इस तरीके से अपनी भाषणगिरी बताते हैं, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। और इससे ये पता लगता है कि दो जर्नलिस्टों ने बेड़ा उठाया, और जो भी इसके पीछे पॉलिटिकल इशू था उससे बात सामने आई, और लास्ट में प्रेसिडेंट जो होते हैं वहां पे रेजिग्नेशन अपना दे देते हैं। तो ये स्टोरी थी, और ये जो जर्नलिस्ट थे वो आपके द वॉशिंगटन पोस्ट के थे जर्नलिस्ट, दोनों के दोनों। तो कैसी लगी कहानी? आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, है ना? तो ये कहानी से ही देख लो क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ आते हैं। मैनी वॉइसेस वन वर्ल्ड, यूनेस्को रिपोर्ट एड्रेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। अब देखो, अब आपने ये कहानी ये भी पता होगा, मेनी वॉइसेस वन वर्ल्ड एक रिपोर्ट है जो कि मेकब्राइट रिपोर्ट के नाम से भी जानी जाती है 1980 में। अब ये किस चीज का इशू लेकर ये रिपोर्ट चला रहे हैं, क्या कारण है ये रिपोर्ट चला रहे हैं? तो क्या है, क्या है, क्या है कारण? ये है इम्बैलेंस इन द फ्लो ऑफ न्यूज। बिल्कुल सही, इम्बैलेंस इन द फ्लो ऑफ न्यूज, ये इसका सही आंसर है। क्योंकि इम्बैलेंस तरीके से डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में न्यूज का आदान प्रदान हो रहा था, जिस वजह से ये मैनी वॉइस वन वर्ल्ड, ये यूनेस्को की ये रिपोर्ट बनाई जाती है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 75 नंबर का क्वेश्चन। 75 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है RNI, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RNI? बताओ बताओ। बिल्कुल सही, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी फंक्शन बताने को बोल रहा है। अब देखो, कंपाइलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, तो बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? मेंटेनेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल कंपाइलेशन होना चाहिए। काम क्या होता है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर का? इसका तो पहले स्टैब्लिशमेंट ईयर बताओ। 1 जुलाई, जुलाई 1956। बिल्कुल सही, 1956, बिल्कुल सही बोला आपने। तो जिन्होंने नहीं बोला, तो उनकी ऐसी की, नहीं नहीं बाबरे, ऐसी की तैसी कुछ नहीं बोल रही हूं मैं, तो मजाक कर रही हूँ यार, सब बुरा नहीं मानना चाहिए। तो अब देखो, कॉम्प्लिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, बिल्कुल जो भी दिक्कतें हैं, मेंटेनेंस है, वो सारी की चीजें कौन देखेगा? रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर। जैसे हमारे घर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब कौन देखेगा? हमारे पेरेंट्स। जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम वो सारी प्रॉब्लम कौन देखेगा? हम लोग। तो वही चीजें हैं। दूसरा है इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ रेजिग्नेशन। बिल्कुल सही बात है भाई, इश्यू सर्टिफिकेट देता है रजिस्ट्रेशन कराने के आपके। तीसरा है फॉर्मुलेट न्यूज प्रिंट एलोकेशन पॉलिसी। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है, एलोकेशन पॉलिसी वगैरह? वेट, ये थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर देती हूँ अच्छे तरीके से, ताकि हिले ना। इसकी तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं इसकी तो मैं कुछ नहीं। ठीक है ना, पढ़ने में मत ध्यान लगाओ, पढ़ने में, इधर उधर की बातों में नहीं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या है यहाँ पे, पॉलिसी की बात की जा रही है। यार पॉलिसी कौन बनाता है? एक मिनिस्ट्री, एक इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री पॉलिसी बनाने का काम करती है। कोई रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर थोड़ी करेगा। तो सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। देखो, अब मैं एलिमिनेशन से जा सकती हूँ। सी ऑप्शन नंबर 1 कट हो गया, सेकंड कट हो गया, और फोर्थ कट हो गया। अब बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। तो डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन क्या है? प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट ऑन
प्रेस इन इंडिया बिल्कुल सबमिशन की जाती हैं। चौथा बोल रहा है एसर्शिंग एंड सर्टिफाइंग द एसेंशियल नीड ऑफ न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट, ये भी सही है। एस्टेब्लिश करना, सर्टिफाई करना, ये सारी चीजें जो है एक रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर के अंडर आती हैं। तो ये अगर ऑप्शन ना A B D E भी होता तब भी सही होता, लेकिन A B D E ऑप्शन है नहीं, A B D है, इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड सही हो गया। करेक्ट, आई एम राइट, आई एम अ करेक्ट और नॉट? आई एम करेक्ट, ओके। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाते हैं। तो शुरू करें। ओम 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 ओम, जी 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 जी, स्टार्ट। 1 2 3, गो गो। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अकरेंस बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट। भाई कैसे कैसे शुरुआत हुई वो भी देख लें जरा। देखो, सबसे लिखा है रेडियो ब्रॉडकास्ट नेम एज ऑल इंडिया रेडियो। तो भाई जो रेडियो ब्रॉडकास्ट का जो नाम है वो ऑल इंडिया रेडियो बना कब बना? बताओ बताओ कब बना? कब बना, कब बना? 1930, 36, बिल्कुल सही है। अब दूसरा है लियोनार्ड फिल्डन अपॉइंटेड कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया, कब बने ये? 1935 में बने, क्योंकि पहले ही बने थे। उसके बाद बी ऑप्शन यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ तो कट गया, अब सेकंड एंड थर्ड बचा। अब देखो प्रसार भारती बिल, अब देखो बिल, एक्ट और ऑटोनमस बॉडी। बिल जो है वो आया है आपका 1979 में। ठीक है, क्लियर, 1979 क्लियर हो गया आपको भी। ठीक है, तो अब जो एक्ट है वो कब आया? बताओ, मैंने पिछली वीडियो में बताया था एक्ट कब आया, बताओ। बिल्कुल सही, एक्ट जो है वो 1990 में आया है। ठीक है, और जो प्रसार भारती ऑटोनॉमस बॉडी बनी वो कब बनी? बिल्कुल सही, 1997 में बनी। ठीक है, तो A B C ऑप्शन में हमें क्लैरिटी हो गई। डी ऑप्शन पे आ जाते हैं। रेडियो सेपरेटेड फ्रॉम दूरदर्शन, दूरदर्शन से सेपरेट कब हुआ? 1970, 76 में हुआ, बिल्कुल सही। ए के चंदा कमेटी अपनी रिपोर्ट आती कब है? 64 में। रिपोर्ट कब सबमिट करती है? 66 में, बिल्कुल सही। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? देखो, सबसे पहले बी, बी के बाद ए के बाद ई के बाद डी के बाद सी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। इस क्वेश्चन को देखो। कंडेंसिंग अ स्टोरी बाय समराइजिंग इट टू इट्स कोर मैसेज इज ऑल्सो नोन एज व्हाट इज कोर मैसेज एंड व्हाट इज लॉन्ग मैसेज? एनीवन टेल मी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? एनीवन? ओके, चलो मैं बताती हूँ। देखो, लॉन्ग टर्म मैसेज और शॉर्ट टर्म मैसेज में, देखो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे यहाँ 3 दिन से बारिश चल रही है। तो इसी को लेके मैं बताती हूँ आपको। अगर मैंने बोला कि उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश होने की वजह से आजवाही में काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों से लेकर शिक्षार्थी या ऑफिस में जाने वाले लोगों को घर पर बैठने पर यह बारिश ने मजबूर कर दिया है, जिस वजह से आजवाही ठप है और लोग अपने कामों पर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? लॉन्ग मैसेज, लॉन्ग वर्जन। ठीक है, अब उसने पूछा कोर मैसेज समराइजिंग, यानी इसका समरी पार्ट में मैं बोल देती हूँ कि बीते 3 दिनों से उत्तराखंड में हुई भारी बारिश, लोगों को हुई दिक्कत, लोग कर रहे हैं दिक्कतों का सामना। तो मैंने एक कोर हेडिंग बना दी। तो वो क्या हो गया? बॉइलिंग डाउन। क्या हो गया? बॉइलिंग डाउन, उसको बोलेंगे कोर मैसेज। मैंने कोर फॉर्म में मैसेज दे दिया। देखो, मैंने आज के इस जो मेरे सामने ये सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन को लेकर ही मैंने एक एग्जाम्पल बना दिया। कैसा लगा एग्जाम्पल? कैसा लगा? ओके, अच्छा लगा, ठीक है। तो मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 78 पे लेके जाती हूँ। लेके जाओ ना, नहीं लेके जाऊं? लेके जाओ, ठीक है, लेके जाती हूँ। तो विच इज आर टेलीविजन प्रोग्राम शेड्यूल, शेड्यूल स्ट्रेटेजी। अब भाई शेड्यूल की बात हो रही है, प्रोग्राम के शेड्यूल की बात हो रही है। जैसे कि पहले तो ये पता है ना, प्राइम टाइम, फ्रिंज टाइम, प्राइम, लेट प्राइम टाइम, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए, अभी मैं आपको यहाँ पे जो हमें शेड्यूल है वो बताने हैं।
अब देखो स्ट्रिपिंग लिखा हुआ है, स्ट्रिपिंग मतलब क्या हो गया, एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जैसे क्योंकि सास कभी बहू थी 8 बजे आ गया, 9 बजे मिर्ची हो गया, 10 बजे आपके भूत वाले प्रोग्राम हो गए, तो ये क्या है, अपने टाइम पे आ रहे हैं, तो वो हो गया स्ट्रिपिंग। अब हैमलॉक क्या हो गया, एनीवन टेल मी व्हाट इज हैमलॉक, हैम मॉकिंग, सॉरी हैम मॉकिंग। ओके, हैम मॉकिंग क्या होता है, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताओ, वैसे मैं बता देती हूँ, कमेंट बॉक्स में ही बता देना। हैम मॉकिंग उसे बोलते हैं जब हम एक वीक प्रोग्राम के साथ एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम को ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल, हमने क्या किया, जैसे एक टाइम था कुमकुम भाग्य जैसे सीरियल बहुत ज्यादा टॉप मोस्ट में थे, और उसके साथ अब कोई नॉर्मल शो लगा देते हैं, लाइक जिसको कोई देखता नहीं है, बीती बातें हमने शो टाइप लगा दिया, ठीक है, तो वो हो गया हैमलॉक। ब्रिज क्या हो गया, व्हाट इज ब्रिज, ब्रिज ये हो गया कि हम कहाँ से ऑडियंस ज्यादा लेके आ सकते हैं। लाइक मैंने एक तरफ तो आईपीएल का शो चला दिया क्रिकेट का, और एक तरफ चला दिया कोई पॉपुलर शो, जैसे कि कुंडली भाग्य चला दिया, तो दोनों तरफ देखा जाएगा कि ऑडियंस किसमें ज्यादा है। ठीक है, थीमिंग, थीमिंग अब देखो ना, यहाँ पे ना स्पेलिंग एरर है, थीमिंग ऐसा डबल एम नहीं होता है, नॉर्मल एक एम होता, तब ये ठीक था थीमिंग, कि हाँ भाई थीम के बेस में प्रोग्राम शेड्यूलिंग होती है। इसी वजह से एनटीए ने, देखो अब फोर्थ ऑप्शन समझते हैं फिर हम एनटीए के पास जाएंगे। ऑडियंस फ्लो, ऑडियंस का फ्लो होना भी, क्योंकि विदाउट ऑडियंस आप कैसे शेड्यूल कर रहे हो, विदाउट ऑडियंस आप काम कैसे कर रहे हो एक टीवी में, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आप देखो मैं ये बता रही थी, एनटीए ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है, ABCD। लेकिन यहाँ पे तो स्पेलिंग एरर है, MMING, यहाँ पे एक एम होता तब तो ये ऑप्शन जो एनटी ने दिया है बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने ई, अगर ABCDE बोला होता तो वो ये चारों के चार, पांचों के पांचों सही थे, लेकिन उसने ऐसा दिया ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं है। यू गॉट इट, एक भी ऑप्शन सही नहीं है, जिस वजह से ये गलत है। और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ABCE होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, गॉट इट। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 79 में। ठीक है, अब देखो 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 देखो, एजेंडा सेटिंग थ्योरी, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको, हम सीधा जो है, सीधी बात नो बकवास, ठीक है, ओ वो पार्ट में यहाँ ऐड नहीं किया, चलो कोई नहीं, है ना, मैं फिर भी बता देती हूँ, वो पार्ट मैंने वैसे ऐड तो किया था इसमें, किया नहीं क्या, एक सेकेंड मैं देख के बताती हूँ। हाँ किया है ना, ये देखो, पहले तो टू स्टेप फ्लो थ्योरी क्या है, टू स्टेप फ्लो थ्योरी में आपके सामने मीडिया आपकी थाली में परोस परोस के आपको न्यूज दे रहा है, सामने एक ओपिनियन लीडर बैठा है, ही इज द एक्टिव पर्सन, या ही और शी वट एवर यू कैन से दैट, तो वो एक्टिवली आप न्यूज को गैदर करता है और अपने नीचे वाले लोगों को फैलाता है, वो हो गया टू स्टेप फ्लो थ्योरी। भाई स्कॉलर कौन लाए, पॉल लेजरफी और एल्यूज कार्ड, ये लेके आए, कब लेके आए, 1944 में लाए। अब एक सेकंड चीज, एजेंडा सेटिंग थ्योरी, एजेंडा सेटिंग थ्योरी 1972 की है, मैक्सवेल, डोनाल्ड शो और मैक्सवेल की। अब क्या है ये एजेंडा सेटिंग, अब देखो मीडिया क्या करता है, वट एवर मीडिया वॉन्ट्स, वट एवर मीडिया वॉन्ट्स टू से समथिंग इन अ पब्लिक डोमेन, सो वो कहता है, जो उसे कहना है वो बताता है, अगर उसको कहीं पे कोई न्यूज बेकार लग रही है तो वो नहीं दिखाता, कहीं पे कोई न्यूज ऐसी लग रही है जिसका एजेंडा बनाया जा सकता है, तो वो जो है एजेंडा सेटिंग के अंदर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं 1974 की, 73 की, 73 में कल्टीवेशन थ्योरी जो कि जॉर्ज गार्बनर ने दी है। अब ये भी हमें पता होना चाहिए भाई जॉर्ज गार्बनर ने दी है। अब क्या है कल्टीवेशन थ्योरी, देखो अगर आप ना कोई कोई चीज बार बार देखते हो और उससे ही आपका परसेप्शन ऐसा बन जाता है, अगर आप यू यू सी लॉट्स ऑफ क्राइम पेट्रोल, सो यू थिंक दैट सोसाइटी इज जस्ट लाइक दैट, सो इट इज अ cultivation theory. Okay, now come from the 1974 part, that is spiral of silence given by Elizabeth Nolley Newman. अब क्या है स्पाइरल ऑफ साइलेंस, स्पाइरल ऑफ साइलेंस क्या है, एनीवन? ओके, तो क्या है स्पाइरल ऑफ साइलेंस, स्पाइरल ऑफ साइलेंस वो है कि लोग, अब
कोई एक पर्सन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे नाली की सफाई नहीं हो रही है, सारे लोग कह रहे हैं कि जैसा चले तो चलने दो, ठीक है भाई, अपना काम तो चल रहा है, लेकिन एक पर्सन है वो चाहता है कि नाली की सफाई हो, लेकिन वो अपनी बात कह नहीं पा रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ किस वजह से, कि सारे लोग एक साथ खड़े हैं, अगर उसकी बात वो बोलेगा भी तो उसकी बात का कोई लेवल नहीं रह जाएगा, इसीलिए वो नहीं बोलना चाह रहा, उसको बोलेंगे स्पायरल ऑफ साइलेंस। ठीक है, 1974 में। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एजेंडा सेटिंग थ्योरी किसने दी थी? मैक्सवेल ने और डोनाल्ड शो ने। ठीक है, 72 की थ्योरी है। स्पायरल ऑफ साइलेंस 74 की है। किसने दी थी स्पायरल ऑफ साइलेंस? ये आपकी न्यूली न्यूमैन ने दी थी। कल्टीवेशन थ्योरी 73 की है, किसने दी थी? ये आपके जॉर्ज गार्बनर ने। टू स्टेप फ्लो थ्योरी ये आपकी दी है पॉल लेजरफील्ड ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे वर्कशॉप बोल सकते हैं, या टुडे इज वीडियो बोल सकते हैं, है ना? तो आज का जो ये लास्ट है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, हु गेव द टैगलाइन एक एक कदम स्वच्छता की ओर फॉर स्वच्छ भारत अभियान? अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? 2014 में इसकी शुरुआत हुई भाई। कब हुई? 2014 में। किसके थ्रू हुई? नरेंद्र मोदी के द्वारा हुई, जिसमें उन्होंने एक टैगलाइन बनाई, वो टैगलाइन थी एक कदम स्वच्छता की ओर। अब ये टैगलाइन जो है, ये टैगलाइन एक्चुअल में सजेस्ट किसने की थी? जैसे कहते हैं ना कि घर बनाया, तो घर बनाना सजेस्ट किसने किया था? परिवार वालों ने किया था, या माता पिता ने किया था, या दादा दादी ने किया था? तो इस तरीके से ये टैगलाइन किसने सजेस्ट की थी? वो थी भाग्यश्री सेठ। अब क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था कि टैगलाइन किसने दी थी, तो भाग्यश्री सेठ ने दी थी, ताकि जो एक सिटीजन एक सच कदम उठाए तभी भारत साफ सुथरा बनाए, इस तरीके का उनका क्या था, आइडिया था। तो आई होप आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से मैं आपके सामने आगे की सीरीज लेके आऊंगी। अब नेक्स्ट सीरीज होगी 81 से 90 के क्वेश्चंस की लेकर। जब जब मुझे टाइम लगेगा तब मैं इसको पोस्ट कर दिया करूंगी, आप देख लीजिए, लाइक कर दीजिए, आपको यहाँ से नॉलेज मिल जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।